आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपका प्रिपरेशन सब चल रहा होगा ठीक से। आप लोग का बैच बता सकते हैं कितने टाइम पहले स्टार्ट हुआ है? इसी मंथ दिसंबर। अच्छा, ऑलरेडी 3 महीने के आसपास हो चुका है। कुछ कोर्सेज हो चुके होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सेशन में भी थोड़ा डिफरेंट होगा। जिनका एक रहता है ना कि फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट एक ही दो कोर्स हुए रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, मैं अपनी स्ट्रैटेजी से शेयर करूंगा यहाँ पे। जो भी मेड इजी में मैंने पढ़ा है, सीखा है, वो शेयर करूंगा। वो मे बी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। कुछ आपके डाउट्स वगैरह होंगे, वो सारे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, बीच में जो भी डाउट्स हो होल्ड करके रखिए, सब क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करूंगा। बेसिकली मैंने 2011 में जेई का एग्जाम, जो बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, वो क्रैक किया था। उस टाइम पे मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया सिविल इंजीनियरिंग में। बीटेक कोर्स ज्वाइन किया था। 15 में ओवर हो जाना था कायदे से, लेकिन मैंने उसे कन्वर्ट करा लिया थर्ड ईयर के एंड में डुअल डिग्री प्रोग्राम में। तो बेसिकली 16 तक ये सब चला। 16 को मेरी प्लेसमेंट लग गई। ओला कैब स्टार्टअप है, उसमें मेरी प्लेसमेंट लग गई। तो वहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर्स, लगभग, मतलब आप देखेंगे जनवरी 2020 तक मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे रिजाइन किया और यहाँ पे फुल टाइम 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। पूरा फुल फोकस ऑन ईएससी एंड गेट, एंड कोई और जॉब वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें मैं स्टार्ट करूँगा अपनी फर्स्ट ईयर की जर्नी से, बेसिकली 2020 से। वहाँ पे थोड़ा ऐसा था कि मैंने कुछ टाइम जॉब करी है। आउट ऑफ टच हूँ मैं सारी चीज़ों से, कि जो भी इंजीनियरिंग में। हिंदी में सब कंफर्टेबल है ना? ठीक है, तो आउट ऑफ टच है सारे सब्जेक्ट्स वगैरह से। जितना भी कॉलेज में पढ़ा है, चाहे वो कम है ज़्यादा है, आउट ऑफ टच है। थोड़ा सा एक गैप आ गया है, उसको ओवरकम करना है। सबसे पहली चीज़ वो है। 2-3 महीना उसमें लग गया। बेसिकली मार्च में 2020 में बैच स्टार्ट होना था मेडिजी का क्लासरूम कोर्स। लॉकडाउन लग गया उस टाइम पे, सबको याद होगा। लॉकडाउन लगने के बाद ये सारा प्लान पोस्टपोन हो गया। अब ये हुआ थोड़े टाइम बाद डिसाइड हुआ कि ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। मुझे पर्सनली उस टाइम पे ऑनलाइन कोर्स उतना बेनिफिशियल नहीं लगता। मैंने सेशन ट्रांसफर लिया, मैंने बोला 21-22 बैच में ये करेंगे। उस साल मैंने क्या किया, जो आउट ऑफ टच था, जो सब कुछ सिलेबस बहुत दूर जिससे चले गए, उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश की। वो सारा मैंने सेल्फ, बेसिकली दूसरे किसी के नोट्स थे मेरे पास, जो प्रीवियस ईयर रैंकर थे ईएससी के, उनके नोट्स से एक टच में आए, थोड़ा सा तैयार की सारी चीज़ें। उससे हमने वही है कि बेसिकली जो टच छूट गया था वो है। तो 21 में जब हमने बेसिकली गेट लिखा था, तो 56 मार्क्स आए थे। ठीक है, उसके बाद 22-23 का बाद में डिस्कस करेंगे। 21 में जो प्रीलिम्स लिखा था ईएससी का, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। कुछ मतलब मेरे को एग्जैक्ट मार्क्स याद नहीं है, लेकिन अंडर 200 ही थे। तो ईएससी का प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं किया 21 में। तो इस टाइम पे जब ये सब चल रहा है गेट के बाद, क्योंकि इस टाइम पे जो प्रीलिम्स है ना, ये आई थिंक जून या जुलाई में हुआ था इस बार पे 21 में। थोड़ा सा सब शेड्यूल इधर उधर हो गया था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा बैच भी चल रहा है, थोड़ा सेल्फ स्टडी का है। उतना था कि बैच से इतना इनफ नहीं गेन कर पाते थे कि ऐसे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। गेट में 56 मार्क्स आया सेल्फ स्टडी पे, उसका स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा। फिर 22 में मेरा 75 मार्क्स आया गेट में। 23 में 83.11 मार्क्स आया गेट में। यहाँ पे रैंक थी 2300 अप्रोक्सीमेटली, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद यहाँ पे रैंक थी 309, और यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे कि बेसिकली फर्स्ट ईयर से क्या क्या किया, उससे थोड़ा क्या हेल्प मिली, आप लोग उससे क्या सीख सकते हैं, मे बी अगर कुछ सीख सकते हैं तो 21 में मेन ये था, क्योंकि सब्जेक्ट सारे नहीं समझ में आ सकते सेल्फ स्टडी से। ये चीज़ थोड़ा सा समझना मे बी डिफिकल्ट हो, लेकिन मुझे लगता है ट्रूथ है।
सॉइल मैंने समझ लिया, ट्रांसपोर्टेशन मैंने समझ लिया, आरसीसी स्टील नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या किया, ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अभी के लिए पॉज रखते हैं, अभी लाइफ खत्म तो हुई नहीं थी इसी साल में, तो अभी टाइम है। तो इसमें जो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है उस पर फुल फोकस किया। सॉइल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्ट्रक्चर मेरा अच्छा था। मैथ्स एप्टीट्यूड नेचुरली थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, इंजीनियर्स है जो भी, तो थोड़ा एडवांटेज है। इन 5-6 सब्जेक्ट में मैंने सोचा कि एफिशिएंसी अच्छी करूँगा। इनका क्वेश्चन आएगा तो वो अच्छे से दूंगा, बाकी ये है कि अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। ये स्ट्रैटेजी फर्स्ट ईयर में मेरे लिए काम करी, 56 मार्क्स आया। मेरे लिए कोई खास यूजफुल नहीं था, 2300 में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आईआईटी मुझे चाहिए नहीं एमटेक के लिए, पीएससी मुझे मिलेगा, ठीक है, यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट ईयर में फिर वही कोचिंग ज्वाइन किया। अब मेरा एकमात्र गोल ये है, कोचिंग जब मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे फुल टाइम, एक्चुअली में मतलब इग्नू वाले सेंटर में ही मेरा भी सी बैच था 21 वाले में। तो जब मैंने ज्वाइन कर लिया, एक ही एजेंडा है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, 5-6 घंटे क्लास चल रही है, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो क्लास में अपना फुल एफर्ट दिया कि समझ में आ जाए। 100% में कोई नहीं बोल सकता कि आ जाएगा, जो पढ़ा दिया सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। कई बार डाउट भी नहीं पूछने की, आप बोल लो कि हिम्मत होती है, जो भी है, टाइम नहीं, एनवायरनमेंट जो भी है, नहीं पूछा, डाउट रह गया, घर जाके क्लियर करिए। लेकिन पूरा फोकस इस चीज पे है कि आज जो पढ़ा है वो घर जाके समझ में आ जाना चाहिए, कैसे भी करके। खुद से नहीं हो रहा है, किसी बगल वाले की हेल्प ले ली, कोई हो सकता है उससे समझ में आ गया हो, कैसे भी करके सारी चीज जो आज पढ़ी है वो रिवाइज हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से। वो हो गया है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, मेरे पास मान लो 1-2 घंटा बच गया है, तो मैंने थोड़ा पीवाईक्यू देख लिया। अगर देख पाए, ऐसा मैं प्रेशर लेके कभी नहीं पढ़ा, तभी तीसरा साल लगा भी है। तो ठीक है, मतलब कर पाए तो कर लिया, नहीं कर पाए तो इट्स ओके। इतना लोड नहीं लेना दिमाग पे कि फट जाए सब, फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा मन करे कि छोड़ देते हैं। तो वो वाला स्ट्रेटेजी था। उस टाइम मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ग्रास्प कर लिया सारा। 22 आते आते कवरेज 100% हो गया था। अब एकमात्र चीज जो लैग कर रही थी वो थी प्रैक्टिस। अब हमें करना है ऑनलाइन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज का, चाहे ऑफलाइन प्रैक्टिस, जो भी मिल रहा है मटेरियल, कहीं से भी मिल रहा है मटेरियल, उसका प्रैक्टिस। तो यहाँ पे प्रैक्टिस की लैग था, तो 75, क्योंकि 100% कवरेज थी, 75 मार्क्स आया, 309 रैंक आया। वो फिर अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मे बी यूजफुल नहीं था, क्योंकि CIL मिलती है इस रैंक पे जनरल कैटेगरी में। उसके अलावा मे बी IOCL का कॉल आ सकता था, लेकिन मेरा एज उसको जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि मैंने वो 3.5 साल का गैप वगैरह वो सारी चीज़, तो मैं IOCL भर नहीं पाया। और CIL का कॉल आया, वो मुझे लेना नहीं था, मैंने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब जब हम आ गए थर्ड ईयर की प्रिपरेशन, उसमें हमने अब पूरा फोकस किस चीज़ पे किया है, कोचिंग जाना नहीं है। जो 10 घंटे में पढ़ता हूँ, 8 घंटे जो मैं पढ़ता हूँ, वो मेरे पूरे अपने हैं, मैं उनको कैसे भी डिवाइड कर सकता हूँ। अब मैंने थोड़ा सा ऐसे डिवाइड किया है कि लेट्स से 80-20 70-30 रूल फॉलो करके, कि मुझे 70-80% टाइम जो है मेरा, वो मुझे क्वेश्चंस करने हैं, नए क्वेश्चंस करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही PYQ 5 बार करना है, नहीं, एक बार PYQ किया, दूसरी बार कोई नया क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी। उस पूरे साल यही स्ट्रेटेजी। कुछ अगर मान लो टेस्ट में 100% सब कुछ समझ, सारे नंबर आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। 100% कवरेज के बाद 100% नंबर नहीं आने वाले हैं। वहाँ जो गलती कर रही है वो 30% टाइम में आइडेंटिफाई किया, उसको रिवाइज किया कॉन्सेप्ट के थ्रू। नोट्स में अगर वो नहीं है, मान लीजिए 100% कवरेज आपको नोट्स में भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, थ्योरी बुक देखी, तो ये सारी चीजें हमने की। वही स्ट्रेटेजी लगभग साल भर चली। फिर 2022 का जो टाइम है, ये मेरा पर्सनली बहुत ऐसा वैली कर्व था। इसमें मई जून तक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, बेसिकली वही गेट की 309 रैंक है। हाँ, ESC प्रीलिम्स 22 में प्रीलिम्स क्वालिफाइड था, मेंस में लिख चुका था, जून के टाइम की बात कर रहा हूँ लगभग, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ हाथ में नहीं है। उसके बाद से फिर लाइन लगना चालू। फिर क्या होता है, यूकेपीएससी यही का रिजल्ट आता है, नहीं यूकेपीएससी का थोड़ा बाद में आता है, मे बी एमपीपीएससी यही का रिजल्ट आता है, ESC मेंस का रिजल्ट आता है, यूकेपीएससी यही का रिजल्ट आता है, फिर हम एसएससी जेई लिखते हैं, ये सारे रिजल्ट एक साथ बैच से पॉजिटिव है। तो वो फिर से वो ग्राफ चलना चालू हुआ, जो लो था हमारा वो हमने अपना हाउस से बाहर निकल गए थे। अब हमें सारी चीजें कॉन्फिडेंस कि अब कोई भी एग्जाम आ जाए हम क्रैक कर लेंगे। वो इस साल जाके फेवर में काम की है। पिछले साल ESC का इंटरव्यू दिया था, वो फाइनली कन्वर्ट नहीं हुआ, रैंक नहीं आई,
इस साल मोस्ट प्रोबेबली वो भी हो जाएगा, सब ठीक रहा। और गेट का तो रिजल्ट ये है, ठीक है। तो ये मैंने अपनी 3 साल की स्ट्रेटजी शेयर करी है, मोटा मोटा यही, बाकी हम डाउट सेशन से कवर करेंगे। इसमें देखो, इसको शेयर करने का मेरा मकसद ये था ना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हर बच्चा ऐसा हो जो पहली बार ले रहा हो, मे बी कोई रिपीटर होगा या जो भी है, तो या फिर कोई ऑनलाइन वगैरह देखेगा, तो सब अपने अपने अटेम्प्ट के या फिर किस स्टेज पे है वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, और अगर उनके लिए हेल्पफुल होगा तो वो चलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया मोटा मोटा ओवरऑल ब्रॉड क्या है स्ट्रेटेजी। इसके अलावा एक मेन चीज आती है नोट्स कैसे बनाए। नोट्स का लास्ट ईयर वो जो 21-22 वाला बैच था, उसमें ऐसा था कि कुछ नोट्स हमने लिखे हैं, स्पेशली सागर सर ने इरिगेशन के प्रिंटेड नोट्स दिए थे। प्रिंटेड नोट्स में क्या था, कहीं पे ब्लैंक छोड़ दिया है जहाँ पे उनको एनालाइज करवाना है चीजें, वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिखी है, स्टूडेंट्स ने छाप लिया, बाकी सारा उन्होंने खुद प्रिंट करके दिया जो थ्योरी पार्ट है। तो एक तो ये बेसिकली एक तो नोट्स बनाने का तरीका हो गया कि आपको सेमी फॉर्मेट में मिल रहा है, एक है कि स्क्रैच से पूरा नोट्स खुद से बनाना, ये वाला। तो इन दो के बीच स्टूडेंट को जनरली रहता ही है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। इसमें भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि 21-22 का बैच था, वो शुरू में ऑफलाइन चला। आरसीसी से क्लास स्टार्ट हुई, एमके सिंह सर क्लास ले रहे थे, वहां पे पूरे पूरे फुल लेंथ कन्वेंशनल क्वेश्चन सर कराते थे। मैंने पूरे अच्छे से नोट्स बनाए, मतलब राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो जो वो लिखाना चाह रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि लिखना चाहिए, उन्होंने लेट्स से क्वेश्चन लिखने के बाद 5 मिनट का टाइम दिया, मैंने फुल अपना ट्राई कर लिया, भले वो गलत हुआ पूरा काटा, फिर जो सर ने लिखा है वो पूरा लिखा। लेकिन पूरा ये था कि पूरी मेहनत कर लेंगे नोट्स बनाने में, जितनी कर सकते हैं। आरसीसी में ये किया। उसके बाद फिर से वो ओमिक्रॉन वाला लॉकडाउन लगा, उसमें क्या था, जब ओमिक्रॉन वाला लॉकडाउन फिर इन्होंने बेसिकली मेडीजी ने ऑप्शन दिया कि या तो आप ऑनलाइन ले लो या थोड़े टाइम बाद ऑफलाइन ले लो। अब मेरे पास ये सेशन ट्रांसफर वगैरह वाली लिबर्टी नहीं थी, अब मैंने कहा ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चलने दो। ऑनलाइन मैंने कोर्सेज लिए, जैसे कि मनीष सर का फ्लूइड मैकेनिक्स चला उस टाइम पे, ओसीएफ चला उस टाइम पे, एक और कुछ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन सर्वे, ये सारे कुछ कुछ कोर्सेज चले, इनके नोट्स मैंने बहुत मन से बनाए, अच्छे से लिखा, सब कुछ ठीक है किया। उसके बाद जब नेक्स्ट फेज आया, मतलब बाकी कोर्सेज के लिए, मुझे लगा कि इतना एफर्ट मारना, इतना शायद मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं। तो फिर वही जो मेरे पास ओरिजिनली किसी के नोट्स थे जिनसे मैंने 20 में पढ़ाई की थी, उस पे मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि फ्लूइड में 3-4 साल में एकदम पूरा सब चेंज हो गया, ऑलमोस्ट नोट सेम ही रहेगा, उस पे हाईलाइट करना चलेगा, कुछ नया आ रहा है तो लिख लिया। न्यूमेरिकल जब सर दे रहे हैं वो एक सेपरेट कॉपी में पूरा तमीज से सॉल्व किया, सारी चीजें हुई। तो ये वाली फिर मैंने काफी टाइम, ये भी मेरा ठीक ठाक चला, मतलब मेरे ऐसा नहीं होता है मेरे को कि जब तक मैं लिखूंगा तो मुझे सी सवाल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो सर ने समझा दिया, समझ में आ गया, लिखना जरूरी नहीं है, ये भी कुछ टाइम पे चला। तो पूरा पॉइंट मेरा इसको एक्सप्लेन करने का ये है कि कोई एक ही स्ट्रेटजी हर स्टूडेंट के लिए काम करे, ऐसा नहीं होता। कोई हो सकता है कि एक भी वर्ड ना लिखा हो कॉपी में थ्योरी का, लेकिन क्वेश्चन इतने बना ले सब एग्जाम करेक्ट करते हैं। कोई ये है कि नोट्स की सजावट में ही पूरा ध्यान है, कॉन्सेप्ट इधर उधर हो, क्योंकि बनाना है बहुत तरीके से नोट्स, अगले साल काम आएगा। दोनों में कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज थोड़ा सा ये है कि ये बैक ऑफ द माइंड रहे कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसमें भी अगर आप नोट्स अभी यहाँ क्लास में अच्छे से बना ले रहे हो तो कोशिश ये करो घर जाके समझ में। ये मोटा मोटा हो गया नोट्स वाला पार्ट, ठीक है। आपको अपने लिए एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि नोट्स वाले टाइम पे जब सर ऐसी चीज लिखा रहे हैं जो आपके नोट्स में ऑलरेडी है और वो आप समझ भी चुके हो कि सर लिखवाते तो तभी है जब आप सबको समझा चुके हैं, समझ भी चुके तब आप मे भी कहीं और यूटिलाइज कर सको। फॉर एग्जांपल पीवाईक्यू साइड में खोल कर रख लिया, देख लिया उसी का क्वेश्चन उसी टाइम पे तुरंत, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है, सबका डाउट रहता है शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, क्या करें। इसका भी आंसर सिमिलर है नोट्स के मेरा। वैसे तो हर आंसर एट द एंड में यही बोलूंगा कि पर्सनल है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करेगी वो हो सकता है बगल वाले के लिए काम ना करे। ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि जैसे आपका एक कोर्स पर्टिकुलर कोर्स एज एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, लेट्स, ठीक है। अब आपको मोटा मोटा आइडिया है कि
कौन सी चीजें, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू कर लिया है या फिर क्लासरूम टेस्ट आने वाला है, ये सारी चीजें हैं। उस टाइम में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि हो सकता है इस पे सर ने ज्यादा फोकस किया तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो सारी चीजें उस गैप में, जब क्लासरूम का टेस्ट होने वाला है उस सब्जेक्ट का और जब सब्जेक्ट फिनिश हुआ है, उसके बीच में आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होगी, उस टाइम आप उसमें शॉर्ट नोट्स में डाल लो। जब टेस्ट आने वाला है तो आप तुरंत उसे रिवाइज कर लो जो भी आपने शॉर्ट नोट दिया है। उसके बाद टेस्ट, तो टेस्ट किसी हाल में मिस नहीं करना है। टेस्ट में चाहे आपको कुछ ना आता हो, आपको टेस्ट करना है, वो वाला टेस्ट जो क्लासरूम टेस्ट होता है, एनालाइज करना है कि गड़बड़ हुई, चाहे ना 3-4 टेस्ट में कंटिन्यूअसली मैं कह रहा हूँ 0 नंबर आए, नेगेटिव नंबर आए, टेस्ट नहीं छोड़ना। जिस दिन आपने टेस्ट छोड़ने की हैबिट डाल दी ना, फिर वो हैबिट अंदर घुस जाएगी और वो हर चीज में आप लगाओगे। आता हुआ भी है सब्जेक्ट, थोड़ा कॉन्फिडेंस का मैं टेस्ट छोड़ दिया, वो नहीं करना है, टेस्ट देना है। शॉर्ट नोट्स इसी तरीके से उस पीरियड में बनाइए, बट शॉर्ट नोट्स कभी भी ना ऐसा नहीं होता कि आज मैंने बना दिए ये हो गए बस ये कंप्लीट है। शॉर्ट नोट्स बहुत आइटरेटिव प्रोसेस है। उसमें क्या होता है ना, आप फर्स्ट टाइम कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हो, फिर आप देखते हो कि इवेंचुअली और प्रैक्टिस करोगे, देखोगे अच्छा ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं, आप उसको डाल दोगे। फिर आप देखोगे कि चलो ये वाला मुझे उस टाइम लगा था इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाओ। इस तरीके से आइटरेशन होते हैं, वो आप कर सकते हो। एक दूसरा मेथड भी है, अल्टरनेटिव मेथड, बाजार में नोट्स मिलते हैं, ले लो। अगर वो आपके लिए काम करता है तो कोई इश्यू नहीं है, खुद से लिखना, मेहनत 4 बार करना। देखो जरूरी नहीं है कि ज्यादा बार ज्यादा मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। ये अगर किसी को मिसकंसेप्शन है तो ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी स्मार्ट मेहनत, जितनी इफेक्टिव मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वही है, अगर आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि बाजार के नोट्स में काम चल जा रहा है तो चलाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक आता है कि रिवीजन किस टाइप से करें, ठीक है। तो फिर ये भी इन 2 साल की प्रिपरेशन में थोड़ा सा इन्वॉल्व है ये आंसर, कि रिवीजन के 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि लास्ट में जब आपका एग्जाम आ गया, जब क्लासेस वगैरह बंद है उस टाइम पे हो गया। एक है जब आप शुरू में ही बेसिकली क्लास चल रही है उस टाइम पे कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 5-6 सब्जेक्ट पीछे हो चुके हैं, वो रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं, अभी करंट के लिए कैसे। तो उसमें मेरा ये कहना है, जब अभी जैसे आप लोगों की क्लास चल रही है, टॉप प्रायोरिटी क्या है, आज वाला रिवाइज करना। पीछे वाला रिवाइज हो रहा है, टाइम है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है, टाइम नहीं है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर ये आपने जो आज हुआ है वो छोड़ दिया तो आपको लेटर ऑन हॉन्ट करेगा आगे, कहीं ना कहीं आपको इफ टाइम और बर्बाद करेगा आगे जाके, वो नहीं करना है। क्योंकि पिछले 5-6 जो सब्जेक्ट है जिनको आप सोच रहे हो रिवीजन करना है, उस टाइम पे अच्छे से किए होंगे, अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी उस टाइम पे किए थे, तो कभी ना कभी जब आपको टाइम मिलेगा कम टाइम में वापस रिकॉल कर पाओगे। लास्ट में अब हम आ गए एग्जाम पास में आने वाला है, उस टाइम बेसिकली करना ये है ना कि शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं, खरीदे हैं, जो भी है वो लो, वो थोड़ा रेफर करो, क्वेश्चंस की जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन के थ्रू एक जैसा आरटीक्यू टाइप होता है ना, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, पूरी वही स्ट्रेटजी चल रही हो कि क्वेश्चन लिया, सॉल्व किया, हो गया, मतलब अपना पूरा एफर्ट लगाया, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कमी आइडेंटिफाई की क्यों नहीं हुआ। वो कॉन्सेप्ट आपका 1-1.5 महीना चल जाएगा। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है तो जो बचा 1-1.5 महीना है उसमें वो वाली चीज वापस रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। इतना वो रिटेन रह जाएगा कि गलती कहाँ करी थी, वो एग्जाम तक आपको बेनिफिट दे देगा। ये एक ओवरऑल रिवीजन स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो करी है। इसके अलावा ये रहता है कि जैसे मेडिसी के जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम जो मतलब एज इन की जो मटेरियल है, चाहे वो क्लासरूम कोर्स है, ये मेरे को कितना हेल्प किया। तो मैं बोलूँगा मैंने फुल टाइम क्लासरूम कोर्स मेडिसी से ही किया है। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि इसका इम्पोर्टेंस है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे कि मैंने बोला सेशन ट्रांसफर लिया था, लेकिन बुक्स उस टाइम पे मेरे पास मेडिसी की आ चुकी थी। वो उन्होंने पोस्टल थोड़े नॉट इमीडिएटली आफ्टर लॉकडाउन, लेकिन सम टाइम बाद जब सारी चीजें खुलने लगी थी उन्होंने वो पोस्टल कर दिया था। वो मैंने बुक्स वगैरह देखना चालू कर दिया। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में क्लासरूम ज्वाइन किया, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे होंगे, ये एनवायरनमेंट है ना, ये एक अलग ही फील देता है। ये कभी आप ऑनलाइन में मे बी मुझे नहीं लगता ये चीज फील कर सकते हैं। ये जो एक एनवायरनमेंट है ये बहुत ही अलग है। सब अपने जैसे स्मार्ट ही बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे हम हैं वैसे ही बगल वाला भी तेज ही है। वो भी
फुल अपना टाइम दे रहा है कि क्वेश्चन करना है, और सर ने क्वेश्चन दिया एकदम होड़ लग गई कि कौन जल्दी सॉल्व करेगा, कौन जल्दी आंसर देगा। ये कॉम्पिटिटिव जब एनवायरनमेंट बनता है तो बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब इससे आप बहुत जल्दी चीजें सीख, मतलब क्विक लर्नर बन जाते हो एक तरीके से आप, क्योंकि वही चीज आप ऑनलाइन में भी रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, किसी का नहीं है, क्योंकि आपको दिखता भी नहीं है किसने क्या आंसर किया ऑनलाइन में। तो ये वाली चीज यहाँ पे है, तो वो फायदा करती है क्लासरूम का। मटेरियल जो है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव और मतलब प्यारा बनाया गया है बेसिकली, कि देखो उससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना है हमें। मे बी हो सकता है उतना पूरा भी ना पढ़ना हो, लेकिन उससे ज्यादा कहीं हमें नहीं जाने की जरूरत है। ये नहीं कि इधर उधर 50 सोर्सेज देख रहे हैं। मटेरियल पढ़ने का एक तरीका है, जैसे कि अब ये थ्योरी बुक भी पढ़ने का एक तरीका है। बेसिकली हमने क्या किया, नोट्स पढ़ लिए हैं अच्छे से, जब आप क्वेश्चन पे जाओगे ना, क्वेश्चन पता लग जाएगा ये चीज नोट्स में कवर्ड है कि नहीं है। अगर नोट्स में नहीं कवर्ड, क्योंकि 100% कवरेज नोट्स में हो ये संभव नहीं है, आप तब क्या करो, आप जाओ उधर और थ्योरी बुक रेफर करो, जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो लर्न करो, आगे बढ़ो। थ्योरी बुक का पढ़ने का आई थिंक इससे बेस्ट तरीका शायद कोई ना हो, मे बी और किसी के लिए कुछ और तरीका काम करता हूँ। मुझे ये लगता है आप उसी चीज को थ्योरी बुक से रेफर करो जो नोट्स में ना हो। हर चीज देखने की जरूरत नहीं, नोट्स आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ। ये ओवरऑल एक मटेरियल का है कि मतलब कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। हमें जरूरी नहीं है कि स्टील की जो रेफरेंस बुक कॉलेज बताता है वो पढ़नी है, नहीं, सब वो पढ़ के नहीं निकाल रहे। मैंने नहीं पढ़ी कभी, सीरियसली नहीं पढ़ी। ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक पे जाने तक की बात आती ही नहीं है, क्योंकि इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, हमें 100% किसी एग्जाम में स्कोर नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे 100% स्कोर नहीं करो सिलेक्शन नहीं हो। सब में एक नंबर लाना है जो कि बाकियों से ज्यादा हो, उसके लिए हमें वैसे ही मेहनत करनी है। जरूरी नहीं है कि रेफरेंस बुक्स पढ़ी जाए, ये मटेरियल मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। इसके अलावा अब बेसिकली यही सारे मोटे मोटे स्टूडेंट की जर्नी में पॉइंट्स हैं जो लगभग आते हैं, ठीक है। और मैं एक बार इसमें ये बोलना चाहूंगा कि अपन अभी डाउट सेशन के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। इन सब में अगर कोई भी आपको इश्यू है ना, जो बोला है वो आप पूछना चालू करो, उससे रिलेटेड या और भी मतलब उससे रिलेटेड चीज कोई याद आती है तो मैं और उसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी हम लोग कुछ सारे डाउट जितने भी आपके छोटे मोटे जो भी हो वो आप शेयर करें, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एनीवे ईएससी में तो बेसिकली प्रीलिम्स में था 267, मेंस में सब कुछ 300 था, तो टोटल बन गया 567। इंटरव्यू में था 136, तो प्लस ये लगभग मेरा 704 बना था, कट ऑफ गया था 756, तो काफी लैग था, 50-52 नंबर का लैग था। और वो मेनली यहाँ पे था, ये नंबर बुरा नहीं था, ये नंबर उस बार कट ऑफ गया था 233, तो बेसिकली मेरे पास 34 नंबर का यहाँ पे एक वो था। यहाँ ये 300 नंबर बहुत बेकार था, उसका रीजन था पेपर वन एक्सेप्शनली टफ आया था। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी के अच्छे भी नंबर आए, मेरे हिसाब से थोड़ा पेपर वन टफ साइड में था, उसकी वजह से मेरा 100 और 200 आया, पेपर वन में 100, पेपर टू में 200, ओवरऑल 300 रह गया। अगर वहां भी वो 50-60 नंबर खींच जाते तो एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाता, उससे कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी रैंक आती, हाँ लिस्ट में आ जाता। एनीवन एल्स? देखिए ये क्लियर हुआ ना सारा नंबर, किसने, आपने पूछा था? बोलिए। ड्रीम, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। रूटीन, ओके गॉट इट। तो देखो जैसे बताया ना कि 21 में पूरा टाइम अपने लिए, सॉरी 20 में मतलब 21 से लिखने से पहले पूरा टाइम अपने पास ही था। उसमें ये रहता था कि शुरू के 2-3 महीने जो ट्रांजिशन लगा, उसके बाद ये रहता था कि 7-8-9 घंटा टाइप से कवर करना है। घर पे रह रहे हैं सब लोग, उस टाइम खाली हो गए थे, मतलब बाकी लोग जिनके पास नौकरी थी वो सब फ्री हो गए, पैसा आ रहा है, घर पे बैठे सब चीज चल रहा है, वो लोग कॉल वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी होती थी उस टाइम पे, बातचीत वहां पे। तो 7-8-9 घंटा कुल मिला के मिलता है। उसमें यही रहता था कि मेरे को अभी पहले तो टच में आना है, सारे जो सब्जेक्ट्स है उनका थोड़ा एक बेसिक अटेन कर लेना, ताकि वापस लगने लगे कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है हमने थोड़ी
पढ़ता हूँ। और कुछ सब्जेक्ट्स जो नेचुरल दिमाग में स्ट्राइक करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट, उनको और अच्छा कर लिया। ये फर्स्ट टाइम था। सेकेंड टाइम में रूटीन इतना ही है कि 6 घंटा क्लास हुई है, उसके बाद 4 घंटा मैक्सिमम और पढ़ना है। उसमें 1-2 घंटा हमने रिवाइज करने में लगा, 2 घंटा बचा पीवाईक्यू में लगा। पीवाईक्यू फर्स्ट प्रायोरिटी है नोट्स पढ़ने के बाद, सेकंड में भी वर्कबुक होगी, बट पीवाईक्यू हमेशा टॉप प्रायोरिटी। ये मेरा फिर थर्ड साल में फिर वापस से मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम आया, फिर वही फर्स्ट वाला रूटीन कि 10 घंटे पढ़ना है, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है और बाकी टाइम थ्योरी करना है। नहीं, देखो अगर टाइम मिल रहा है डेली, आप इतना मैनेज कर ले रहे हो पढ़ना, सब बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो आपका जो टारगेट है ना कि जो आज पढ़ाया गया वो क्लियर करना है, वो फेड नहीं होना चाहिए, वो टारगेट फर्स्ट है। उसके बाद आप 14 घंटे एग्जाम्पल के लिए पढ़ लेते हो, आप पीवाईक्यू करो, तुरंत करो, सब्जेक्ट वेट होने का एंड मत करो। जो चीज तुरंत की जाती है ना, वो थोड़े लंबे समय तक रिटेन होती है। ठीक है, न्यूनेल्स नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, मैंने इस बार छोड़ा है, मेरा कोई कम नंबर नहीं आया है इस बार के प्रीलिम्स में, डिसेंट स्कोर किया है मैंने पूरे, मतलब एक सेक्शन ईएससी का प्रीलिम्स में अगर आपने पेपर देखा होगा ना, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड रहता है, ऐसा रैंडम सारे, मतलब सेकंड पेपर में ऐसा होता है। तो टॉपिक वाइज है ना, तो जैसे करंट अफेयर का 10-15 या 12 क्वेश्चन का सेगमेंट है, पूरा मैंने छोड़ा है, वो सेगमेंट सफेद है पूरा का पूरा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत। आप प्रीलिम्स के, अच्छा इसके चलते, इस क्वेश्चन के चलते मैं थोड़ा प्रीलिम्स के पेपर 1 की स्ट्रेटजी बताता हूँ मेरी क्या रही। पेपर 1 की स्ट्रेटजी मेरी ये रही है, एक जनरल आप ट्रेंड देखोगे, 25 से 30 नंबर मैथ और एप्टीट्यूड का आता है। 25 से 30 क्वेश्चंस, नॉट नंबर। 25 से 30 क्वेश्चन अगर मैथ एप्टीट्यूड का आ रहा है, मतलब 50-60 नंबर का वो है। किसी बार हो सकता है, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, कम ज्यादा कर दे, वो एक अलग चीज है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 50-60, उसमें आप 45 टारगेट रखो। मैथ्स अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है अच्छी करो। मैथ्स में कम एफर्ट लगेगा कंपेयर टू नॉन टेक्निकल बाकी सब्जेक्ट्स। मैथ अच्छी करो, 45 नंबर लाना है, फिक्स करो टारगेट, जैसे भी हो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। बचा आपको कितना लाना है, मान के चलो मैक्सिमम 55 नंबर लाना। देखो मैं कह रहा हूँ कि पेपर 1 में 100 से ऊपर टारगेट ही मत करो। अब टारगेट की कोई लिमिट नहीं है, 150 कर दो, कोई वो नहीं है। एक रियलिस्टिक टारगेट होता है 100 नंबर भी करता, बहुत अच्छे स्कोर में 55 नंबर और डाले। 3 सब्जेक्ट्स बताता हूँ जो मैंने पढ़े थे अच्छे से, मटेरियल साइंस, ईडी, एसक्यूसी, ये 3 सब्जेक्ट हो गए, इन पे फोकस करो, क्योंकि ये प्योरली नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं है। ये जैसे हम मटेरियल साइंस की बात करेंगे, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आता है, हमारा ये वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आता है, वो इलेक्ट्रिकल का टेक्निकली है, तो मतलब उसमें इतना नहीं कि बिल्कुल इलॉजिकल चीजें होंगी, लॉजिकल सीक्वेंस वाइज चीजें होंगी, वो आप करो। एसक्यूसी हो गया, ईडी हो गया, ईडी हम लोग कॉलेज में भी पढ़ते ही हैं ना, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहता है, थोड़ा बहुत वहां से रिलेट हो जाता है। ये 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो। उसके अलावा सब ये मान लो उसके ऊपर सब बोनस है, जो मिल जाए। देखो आईसीटी का क्वेश्चन अगर बन गया जो रिलेटेड कभी करंट से है या जैसे भी, बहुत अच्छी बात है, नहीं बना इट्स ओके, पूरा नहीं लगा नंबर। बाकी सब्जेक्ट्स भी जो भी होते हैं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी जो भी नाम होते हैं 8-10 सब्जेक्ट में, बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है इट्स ओके, 100 नंबर वहां लेना है। फिर अगर आप ईएससी में टॉप रैंक सिक्योर करना चाहते हैं, 230 या 40 टारगेट रखो। देखो टारगेट हमेशा अच्छी वजह जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं है 230-40 नंबर आते नहीं है। मेरे 220 प्लस ही नंबर है इस बार पेपर जो सिविल इंजीनियरिंग का था पेपर 1 में, जो 2 वाला पेपर होता है, तो 240 अनअचीवेबल नहीं है, अचीव किया जा सकता है। उधर आप 80-90 तक पहुंच जाते हो। 300 प्लस ना एक अच्छी रैंक लाने के लिए परफेक्ट स्कोर है। 300 आप ले आते हैं इस बार के हिसाब से, इस बार एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूँ, और किसी का 220 कट ऑफ जाना चाहिए, इससे कम ही जाएगा, इससे ऊपर मुश्किल है। अब 80-90 नंबर का एवरेज है, 80-90 नंबर अगर आप मेंस ना बिल्कुल डेडिकेटेड हो गए, 3 महीना पढ़ते हैं, और वहां पे बाकी स्टूडेंट्स के जितना भी कर लेते हैं ना, आपकी रैंक फिक्स है। अच्छी रैंक लानी है, मेंस में भी थोड़ा लेवरेज लेना पड़ेगा,
फिर इतना प्रेफर यही करो कि मेंस में भी इतना लेवरेज ले लो कि आपको इंटरव्यू पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इंटरव्यू में फिर से रैंडमनेस आएगी, पैनल कैसा बैठ गया है, आपका दिन कैसा है, क्वेश्चंस किस तरीके के जा रहे हैं, वो रैंडमनेस है, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इंटरव्यू पे उतना मत करो। मतलब मेरा डिसेंट आया था इस बार 136 इज गुड इनफ स्कोर, तो लेकिन अगली बार 136 आया मैं नहीं कह सकता, मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला तो बोलती हूँ अगली बार कम हो गए। तो वही है, मेंस तक का बहुत अच्छा रखो, प्री में 80-90 नंबर का टॉप रैंक के लिए तो आपको करना पड़ेगा। अब जस्ट अगर क्वालिफाई कट ऑफ करते भी है ना, मैक्सिमम चांसेस है कि आप मेंस में एलिमिनेट हो जाएंगे, मेंस में भी नहीं हुए तो फाइनल एलिमिनेट। क्लियर क्वेश्चन मतलब? ठीक है, एनीवन एल्स? तो देखो, मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट आंसर बोलूंगा, मेरे को कभी भी ना मैथ और एप्टीट्यूड में स्पेशल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, जो भी बैकग्राउंड की वजह से जो भी हो। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि स्ट्रेटेजी इसमें यही है कि वो गोल्डन मार्क्स है, वो ऐसे नंबर है ना जो आप लोएस्ट एफर्ट में आप अचीव कर सकते हो। तो कैसे भी, जैसे देखो टाइम तो सब पढ़ने के लिए निकालना ही है, थोड़ा मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए ज्यादा टाइम रखो। रिवाइज जब कर रहे हो तो मैथ्स में क्या क्वेश्चन ही सॉल्व करना, कुछ थ्योरी तो है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो जितना ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा टाइम कम करने की कोशिश करो, ये सारी। प्लस एप्टीट्यूड जो है वो भी प्रैक्टिस का ही गेम है, ठीक है। मैथ्स में चलो कॉन्सेप्ट है, फिर भी एप्टीट्यूड में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कॉन्सेप्ट बोलेंगे उन्हें, तो थोड़ा प्रैक्टिस है कि सीक्वेंस है तो 4 के बाद 5वां नंबर आपको, जब आप उस तरीके 15-20 क्वेश्चन कर चुके हो तो लग जाएगा हाँ मैं भी यही पैटर्न होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ थोड़ा टाइम निकाल के इम्प्रूव की जा सकती है। देखो टाइम लिमिटेड है, सब चीजें एक बार में खा नहीं जानी, आराम से अपना टाइम लो, हर चीज करो। उसके बाद भी जैसे सबसे इम्पोर्टेंट साल अगर मैं बोलूँ, अगर आप फर्स्ट 1 साल में नहीं निकाल रहे हो, मान लो 1 साल में पहली चीज स्टैटिस्टिक्स देखोगे, बहुत कम लड़के होते हैं जो 1 साल में निकाल लेते हैं। ऐसा किसी का भी आप इंटरव्यू तो मैं बोल रहा हूँ जरूरी देखना चाहिए प्रीवियस ईयर वालों का, 1 साल में नहीं निकलता है जनरली। तो जो दूसरे साल आप घर बैठ के पढ़ते हो उसमें ये सारी चीजें करना है पूरा, कि मैथ्स को इतना टाइम देना है, मैथ्स में क्योंकि मेरे 55 नंबर इन्वॉल्व है, आउट ऑफ 510% नंबर है, वो उसमें मेरे को पता है कितना सा एफर्ट देना है, करंट अफेयर्स में एफर्ट नहीं देना है। इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा जब आप नेक्स्ट टाइम सर्जरी करो। इस टाइम आप क्लास में हो, प्राइम फोकस जैसे मैंने बताया, प्राइम फोकस एक ही है जो पढ़ाएगा वो होना चाहिए, उसके बाद टाइम मिल रहा है उसको डिवाइड करो जैसे भी आप कर सकते हो। सर ठीक है, तो आप अगर ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं भी बोलते ना तो मेरा आंसर इसका यही होने वाला था कि अगर आप 3 घंटे में कर रहे हो ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, उसमें गड़बड़ी क्या हो सकती है वो भी मैं शायद अपनी तरफ से केसेस कवर। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ाया गया वो आपको एक्चुअली में समझ ही नहीं आया। मतलब देखो 6 घंटे में तो आपने ओरिजिनली पढ़ाया, उसमें भी 6 घंटा ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारा ब्रेक लेंगे, कुछ देर लिखाएंगे, सब लोग लिख रहा होगा, पूरा 6 घंटे कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर 6 घंटे का आप अच्छे से समझ चुके हो, पॉसिबल ही नहीं है कि 3 घंटा रिविजन करें। लग रहा है तो आइडेंटिफाई करो क्लास में क्यों नहीं समझ में आ रहा है। क्लास में नहीं समझ आने के रीजन हो सकते हैं कि आपको पिछली क्लास से रिलेटेड था, पिछली क्लास नहीं समझ, ये सारे आइडेंटिफाई करना जरूरी। देखो टाइम जो 6 घंटे के रिविजन खुद सोचो, अगर वो चीज समझ में आ गई तो 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कहीं गड़बड़ी करे उसको सुधारो, वो गड़बड़ी तुम ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ कर रहे हो, वो मैं इसका नहीं बता पाऊंगा। Clear? Anyone else? ESC, gate, a backup option. बिल्कुल बिल्कुल। ES के लिए अवॉइड करना चाहिए, गेट के लिए अवॉइड करना चाहिए। नहीं, अब किस में अवॉइड करने का, ESC के पेपर के लिए, गेट के पेपर के लिए। देखो जैसा आपने बोला ना, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास के पेपर साथ में कर रहे हो, तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत बड़ा काम है।
क्योंकि ईएससी में फिर वही बात है, चाहे 5 सब्जेक्ट नॉन टेक के पढ़ने, लेकिन एटलीस्ट वो तो पढ़ने ही है ना। प्लस ईएससी का प्रीलिम्स का पैटर्न जो है काफी डिफरेंट है। तो देखोगे न्यूमेरिकल इजी आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग प्रैक्टिस, बहुत कम लोग होंगे जो प्रैक्टिस कैलकुलेशन की खुद से करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो आदत में नहीं है, पहली चीज तो उसे आदत में डालिए। जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, जिस टाइम एसी पीवाईक्यू लगा रहे हो, उसे वैसे ही लगाओ जैसे आप एग्जाम में बैठे हो। एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां कैलकुलेशन करनी भी करनी है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर साइड में रखो। जब गेट का पीवाईक्यू लगा रहे हो, गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर खोल लो लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जहां भी खोलना, उसी से लगाओ। तो बेसिकली ये है कि हर एग्जाम का स्ट्रैटेजी वो है, ठीक है। आपको क्लास के साथ बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है एसी गेट दोनों का, लेकिन जब आप एक बार ड्रॉप लेके जैसे इनकी सेल्फ स्टडी वाला कर रहे हैं, उस टाइम इतना डिफिकल्ट नहीं रहता फ्रैंकली। उस टाइम ये है कि आप गेट का प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो ईएससी में आने हैं, नोट्स पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, पीवाईक्यू करो, ठीक है। पीवाईक्यू में अगर कोई चीज ऐसी लगती है जो नहीं कवर हुई है, उसको रेफर करो बुक्स वगैरह से, नए क्वेश्चंस करो, ठीक है। ईएससी वगैरह के लिए इतना ठीक है। गेट के लिए ये बीटीसी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है, उससे बेस्ट मटेरियल नहीं हो सकता गेट की प्रिपरेशन के लिए, जब आप स्पेशली सेल्फ स्टडी कर रहे हो। मतलब इसके बाद वाला जो फेस है, अगर आता है, इस बार निकल जाता वेल एंड गुड, उससे बढ़िया मटेरियल कोई नहीं है। क्योंकि ना उसमें अगर मेरे एग्जांपल के लिए एडवांस टेस्ट, मतलब 3 लेवल होते हैं टेस्ट के, एडवांस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, बेसिक टेस्ट हो गया। एडवांस में अगर कोई 55 नंबर ला रहा है ना, मैं गेट के पेपर में 75-80 के बीच में नंबर लाया, मतलब मेरे कहने का ये है ना कि उसका लेवल इतना अच्छा है, आप पूरा वो क्वेश्चन कर ले रहे हो ना, गेट का क्वेश्चन हलवा लगने वाला है, वो करो, बेस्ट है, आपका लेवल अप हो जाएगा। इतना बड़ी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि पता है गेट से ऑलरेडी 4 गुना टफ है ये क्वेश्चन है। नर्वस नहीं होना है, लगे रहना है, क्वेश्चन जितना कर सकते हो करो, नेगेटिव ला रहे हो लाओ, करते जाओ, रैंक मत देखो, बेसिकली देखो, दिल पे मत लो, ठीक है। वो वाली चीज है, वो सेकेंड टाइम के लिए वो स्ट्रेटेजी। गेट का हो गया, एसी का मैंने बताया, इस तरीके से थोड़ा टाइम का बैलेंस बनाना पड़ेगा, वो हो जाता है। बिल्कुल। हाँ तो देखो, मेरा जो ये एग्जाम्स का टाइम है, ये ओवरलैप नहीं हुआ है। जैसे कि यूकेपीएससी जो मैंने बताया वो अप्रैल में हुआ था 2022, ठीक है, अप्रैल 2022। फिर एमपीपीएससी जो था वो आपका शायद जुलाई वगैरह में था, जैसा भी था। तो देखो 22 तक, क्योंकि मैंने 22 में एग्जाम्स निकाले हैं, 22 तक मेरा सिविल इंजीनियरिंग फुल अच्छे तरीके से कवरेज में था कि मे बी मैं ईएससी और गेट के क्वेश्चन ना कर रहा हूँ, स्टेट के क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, इतना अच्छा कवरेज था। अब मेरे पास बचा क्या है, जब आपने सिविल इंजीनियरिंग तैयार कर ली है, जो कि 70%, 80% या फिर 66, वर्स्ट केस में 66% आनी है, वो आपने अच्छे से रेडी कर लिया है। उसके बाद बचता क्या है, स्टेट का जीके है, ठीक है। अब 15-20 दिन लगा के, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना कर सकते हो कि एटलीस्ट मे बी उससे फाइनल ना निकालो, प्री वाला एग्जाम निकल जाते हो। उत्तराखंड में इंग्लिश और हिंदी आया था, हिंदी सब लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ा है, तो थोड़ा सा आप देखोगे ना वापस टच में आ जाओगे। इंग्लिश हम लोग कॉलेज से ही, अब सब लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं इंजीनियरिंग, इतना हो जाता है कि उसमें नंबर आ जाए। 100 नंबर का उसमें बचता है जीके, आउट ऑफ टोटल कुछ 1020 का पेपर था, 10%, उसमें ले सकते हो, ठीक, तो भाई 100% नंबर नहीं लाना है, 10% नंबर छोड़ सकते हो। उसमें भी ना एक्चुअली 100 में से 30 नंबर के आसपास रहता रहता है, 12th फिजिक्स आ गई, माना कि हम टच में नहीं है अभी, फिर भी थोड़ा बहुत उसमें से कुछ ना कुछ हो जाता है। यूनिट ही पूछ ली किसी चीज की, यूनिट अगर तो याद रह भी जाती है, वो कुछ नंबर तो आ जाएगा वहां पे भी, उतना बहुत है। मतलब ओवरऑल 70%, 75% सुपर नंबर थोड़ा ना लाना है, उतना हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग बेस है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, भी हमें सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम का, जब तक ये नहीं होगा ना, आप कितना भी इधर उधर हाथ मार लो, उसे कुछ अचीव होने वाला है। इसको पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर कहीं और। दो नाव में एक साथ पैर नहीं रखो, मतलब ईएससी गेट सेम ही नाव है, वो नहीं बोलो, स्टेट वाला एक अलग वो है बॉल गेम, तो उस पर नहीं जाना। हम्म हम्म
हम्म हम्म करेक्ट हम्म नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहा। तो देखो ये सारे उससे स्टार्ट होता है कि हम लोग कोचिंग के साथ सब कर रहे हैं, मतलब 4-5 घंटे ही एक्स्ट्रा हमारे पास। देखो ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि 15-15 सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं। किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। मान लो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, मान लिया बीएमसी तो रटना है ना, गेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, बीएससी के हिसाब से बोल रहा हूँ, उसमें आता है ना सब इक्वल, बीएमसी तो रटना ही है ना। उसके लिए क्या है, टाइम दो। जैसे आप रटेंगे वैसे ही बगल वाला रटेगा, कोई बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। हाइड्रोलॉजी में आपको एम्पिरिकल इक्वेशन याद रखनी है, सबको रखनी है, कुछ उसकी ट्रिक बनाओ या तो। मैं कह रहा हूँ मेरा पूरा वो ये है कि 15 में से 15 सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। ये बहुत ही एक्सट्रीम केस हो जाएगा। जैसे एक एक्सट्रीम केस क्या है, 15-15 सब्जेक्ट आ गए, एक्सट्रीम केस है। 15-15 सब्जेक्ट नहीं आए एक्सट्रीम केस, कुछ हो सकता है कि कोर्सेज आएंगे समझ में, उन पे फोकस करो। फर्स्ट ईयर में जो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में 56 नंबर लाना भी एक टास्क बहुत, ऐसा नहीं है कि मेरे काम का ना हो, वो एक अलग चीज है, वो भी ठीक ठाक स्कोर माना जाता है ना। उसके लिए आपको 4-5 सब्जेक्ट पकड़ने हैं जिनको आप अच्छा कर सको। सब सब्जेक्ट कोचिंग के साथ मैनेज कर लेना बहुत मुश्किल है, वो बहुत, आप देखोगे तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इंटरव्यू लास्ट, फिर बोलूँगा इंटरव्यू लास्ट ईयर के स्टूडेंट से देखना बहुत जरूरी है। आपको पता चल जाएगा वो लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेट भी कर पाओगे शायद थोड़ा बहुत। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। कवरेज 100% फर्स्ट ईयर में नहीं था। फर्स्ट ईयर में मेरा क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा है, वो मुझे आता है, मैंने स्ट्रक्चर कर लिया, वो मुझे समझ में आ गया। उससे फिर मैंने सॉइल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर लिया, मैथ एप्टीट्यूड कर लिया। इतने का अगर आप अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर जाते हो ना, तो 55-56 नंबर लाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यूमेरिकल में हमेशा ना एफिशिएंसी आपकी थ्योरी से अच्छी होगी अगर आपने शिद्दत से प्रैक्टिस की है। न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करेंगे, एक ही सब्जेक्ट पकड़ के आपके नंबर आ जाएंगे 50 फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर में जब आप कोचिंग कर रहे हो उसके बाद ये स्कोर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही अचीव करना है, आप अच्छा कर तो अच्छी बात है, ज्यादा पढ़ पाते तो अच्छी बात है, पर ये स्कोर भी एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अचीव करना ठीक ठाक है, मतलब रेस्पेक्टेबल है। Anyone else? हाँ, किसका? एमटेक का? मेरा पूछ लो। नहीं नहीं बढ़िया, देखो आईआईटी से अगर आप एमटेक कर लेते हो, या फॉर एग्जांपल नीति मुंबई का भी जो भी प्रोग्राम होता है, तो आप एक तरीके से इतना इंश्योर कर लेते हो कि 2 साल बाद एक नौकरी लग जाएगी, इतना हो जाता है। उसके साथ भी कई स्टूडेंट्स ये करते हैं, मैं ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में सिर्फ कोर्सेज ही चलते हैं एमटेक के, सेकेंड ईयर में थीसिस चालू होती है ज्यादातर। फर्स्ट ईयर में जब कोर्सेज चल रहे हैं तो उस टाइम पे कोर्सेज में मतलब आईआईटी के कोर्सेज में ऐसा फुल टाइम एफर्ट नहीं देना होता कि 4 महीने का अगर सेमेस्टर तो ये नहीं 4 महीने पढ़ जा रहा है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। रिलेटिव ग्रेडिंग है, आराम से अगर आप बाकी स्टूडेंट्स अच्छे कर ले रहे हो तो हो जाएगा। उस टाइम पे बेसिकली हमें ये भी कई लोग करते हैं ना कि साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपने एमटेक निकाल लिया, आपका बेस बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा बेस माना जाएगा, साथ में किसी एग्जाम की तैयारी कर ली, वो निकल जाता है, एमटेक ड्रॉप करके वहां निकल गए, नहीं होता था 1 और साल बाद आपके पास वहां एक नौकरी हो जाएगी। एमटेक इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। सॉरी, हाँ तो देखो थ्योरी सब्जेक्ट्स का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। हर जितने भी टाइम आपको मिले वो हर एक के टोटल आवर्स पे डिपेंड करेगा कितना है। जब भी आपको टाइम मिल रहा है वो रिवाइज करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है थ्योरी सब्जेक्ट का। न्यूमेरिकल आप थोड़ा ना, मैं बोलूंगा कि इस तरीके से एक देखो, एक बार में एग्जांपल के लिए एक बार में 3 घंटे मार लेना अच्छा है कि वो क्लियर हो गया, उससे अच्छा है मतलब वो चीज एक बार में 3 घंटे लगा देना न्यूमेरिकल के लिए अच्छा है, रादर अगले 4 बार आपको 1-1 घंटा लगेगा या 2-2 घंटा उसमें लग रहा है। एक बार में कर लो, इतना अच्छा कर लो उसे कि अगली बार आप देखो ना चीजें तुरंत वापस रिकॉल हो जाए। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल बार बार अगर आप कर रहे हो ना, आप गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो।
न्यूमेरिकल ऐसी चीज है, एक बार हो जाता है काफी लंबे समय तक रिटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 साल रिटेन रह जाएगा, एटलीस्ट 3-4 महीने तो रिटेन होना चाहिए। अगर नहीं रहना है, कहीं गलती कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन सीखने के लिए करना है, थोड़ा इंटरेस्ट से करना है कि ये चीज हमें चीज समझ में आ रही है, क्वेश्चन पूछने वाले का नजरिया समझ में आ रहा है, ये चीज जरूरी है ना। क्वेश्चन का आंसर निकालना कभी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑब्वियसली एग्जाम में उसी से नंबर आएंगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप क्वेश्चन बनाने वाले का ना माइंडसेट सीख जाओगे। तो उसके लिए क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करना जरूरी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीख जाएंगे। हाँ, तो ये डेफिनेटली एक मतलब बड़ा डिसीजन, क्रिटिकल डिसीजन होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ऐसा नहीं होता है कि इमीडिएट डिसीजन होता है कि आज मैंने चाहा आज रिजाइन कर दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। आप कुछ 3-4 महीने 2 महीने अलग अलग होता है के लिए उतना टाइम लेते हो, इवैल्यूएट करते हो कि क्या आप गेन करने जाओगे 2-3 साल बाद, जब आप गेन करोगे, और क्या आप इन 2-3 साल में यूज करोगे। आप अपना फ्रेंड सर्कल यूज करोगे, यहाँ पे हम लोग ऐसा दोस्ती तो नहीं निभा सकते ना फुल टाइम, वो लूज करोगे, सैलरी लूज करोगे, ठीक है। ये प्लस अब और क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस बीच बीच में लूज करोगे, ये सारी चीजें गेन क्या करोगे 3 साल बाद ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब करोगे, वहां पे आपको इवैल्यूएट करना है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने इवैल्यूएट किया, सबसे डिस्कशन आसपास जो मेरा सर्कल था उसमें डिस्कशन किया, मुझे लगा ग्रेड ए ऑफिसर मेरे लिए बेस्ट है, तो मैंने वो डिसीजन, अच्छा तो वेल थॉट डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं डिसीजन, फिर देयर नो टर्निंग बैक ना, 2 साल बाद थोड़ा ज्यादा ही लंबा वेट होगा। तो वेल थॉट डिसीजन होना चाहिए, लेकिन एक बार आपने ले लिया डिसीजन, आप उस पर स्टिक करो, फिर सेकंड थॉट्स नहीं आने चाहिए, आए तो आए। हम्म नहीं, कॉर्पोरेट जॉब में कभी नहीं है ऐसा था कि कोई गवर्नमेंट जॉब जो है, जो मे भी थोड़ा रिलैक्सिंग नेचर की है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट का पता है ना, वो पैसे दे रहे हैं तो वो पैसे का टाइम भी हमारा लेंगे, वो फिर मेरा क्या है कि वहां ज्वाइन करना तो ये चीज छोड़ देना, तो नहीं वो वाला मेरा कॉर्पोरेट जॉब में कभी नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा से ये था कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, अगर वो ऐसा होगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन 22 तक कोई ऑप्शन ही नहीं था तो ज्वाइन कहाँ करूंगा। अभी थोड़ा सा है ऑप्शंस वगैरह, जैसे कि LMRC वाला जो एग्जाम वो मैंने निकाला हुआ, तो वो मेरे पास ऑप्शन है, मोस्टली इससे ONGC वगैरह सब मिल ही जाएगा, वो सब ऑप्शन है, आप देख लें। और इस साल सब ठीक रहा तो ये सी का ही एग्जाम निकल जाएगा। एनीवन एल्स? हाँ। हम्म हम्म हम्म, हम्म। आप प्लीज बातें ना करें, अगर किसी को करनी है तो प्लीज बाहर मतलब जाके कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ना डाउट सेशन चल रहा है, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन, वैसे ही आवाज नहीं आ रही होती है, प्लीज थोड़ा सा कॉर्पोरेट करें, कॉर्पोरेट। हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो ठीक है, मतलब वही बात है ना कि अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, और अगर वो फॉर्मूला एम्पिरिकल है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में 2 तरह के फॉर्मूले, कोई इशू नहीं है, वो है ही नहीं कॉन्सेप्ट एम्पिरिकल हो, लेकिन अगर वो फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला है, नहीं याद रहा, इतना कॉन्सेप्ट अच्छा मुझे, अभी टाइम है ना हमारे पास, टाइम है एग्जाम तो लिखने का, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वहीं पे वो फॉर्मूला डिराइव कर लो, 2-3 बार डिराइव खुद से करोगे ना, डिराइव्ड फॉर्मूला को डिराइव करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सर ने डिराइव कर दिया, हमने डिराइव समझ लिया, सब कुछ समझ आया, वो इनफ नहीं है। उस टाइम पे आपको याद नहीं है डिराइव फॉर्मूला, मैक्स एफर्ट मारोगे वहीं पे डिराइव कर लो, डिराइव हो गया वो थोड़ा याद रहेगा ये बात। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल में ना, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि एक बार आपको समझ में आ गया भूल गया, या अगर मान लो डे केस में हो भी रहा है, देख लोगे तुरंत वापस चीजें आ जाएंगी। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन पहले करना, थ्योरी बाद में देखना। देखो स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, मेरे आसपास लोग क्या करते हैं कि कभी भी कोई क्वेश्चन करना है ना, उससे पहले वो चैप्टर का थ्योरी पढ़ लेंगे। अरे अभी जब पढ़ा है तुरंत उसी टाइप का क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन बन ही जाता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन पहले करो,
कहाँ पे कमी आ रही है वो आइडेंटिफाई करो, वो जाके चीजें रिवाइज करो, हो जाएगा। डिराइव करना है फॉर्मूला। मोस्टली करेक्ट, बहुत अच्छी बात बोली, थॉट प्रोसेस। तो देखो हर क्वेश्चन में आंसर निकालना नहीं है, मेरे को ये चाहिए कि थॉट प्रोसेस लगाना है अपना, फुल फुल जितना लगा सकते हैं। तो कुछ तो सोचा होगा ना, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में बस अटक ही जा रहे हैं, शुरू हुआ और अटक गए, ऐसा नहीं होगा ना। आप एक बार सोचोगे, एक टेस्ट में वो चीज सोचोगे 10% मान लो एग्जाम्पल के लिए, उस पूरे क्वेश्चन का सोच पाए, अगली बार सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं 30% सोच पाया, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे स्टक रहोगे। थॉट प्रोसेस लगाना बहुत जरूरी है, वही सब इम्प्रूवमेंट होता है। नर्वस नहीं होना है, नंबर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना पूरा एफर्ट देना है क्वेश्चंस में। हाँ तो देखो एग्जाम हॉल, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम्पल के लिए दे रहे हो, मतलब बस कोई टेस्ट नहीं दिया चले गए, टाइम मैनेजमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। देखो मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी काम करती है ना, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा है, किसी भी एग्जाम में जाता हूँ, गेट का एग्जाम में मान लो मैं 32 से चालू किया, 15 मिनट में मान लो मैंने 15 नंबर से क्योर कर लिए, उसके बाद में गया जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट। तो बेसिकली इसका पूरा पर्पस है, जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हो ना, उसमें आपको बताता है स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट क्या है, राइट। वो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस जो वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह दे चुके होंगे, उसी 3 घंटे के एनवायरनमेंट में आप टेस्ट सीरीज हो कि मुझे 3 घंटे में निपटाना है, आपको पता लगने लग जाएगा खुद से कि किस क्वेश्चन में 3 मिनट लगता है, किस क्वेश्चन में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट वाला क्वेश्चन एग्जाम में पहले पकड़ते हैं। ये अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में जा रहे हो तो नहीं पता लगेगा, आप रैंडम क्वेश्चन उठाओगे 5 मिनट लग जाएगा, तो वहां से पेपर, और अगर ऐसा 4 क्वेश्चन में हो गया, आपका पेपर कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि शुरू में अगर आप हड़बड़ा गए 20-25 मिनट के बाद पेपर गया है, तो कैसे होगा, टेस्ट देके होगा, उसी एनवायरनमेंट में टेस्ट देके होगा, सेम टू सेम, मान लो आप वही उसी सेम एग्जामिनेशन फॉर्मेट है, सब समझ में आने लग जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन की नब्ज पकड़ने लग जाओगे, वहीं तक पहुंचना है, वही गोल है। नहीं तो देखो आपके, आप ऑन एन एवरेज आप कितना घंटे पढ़ेंगे, नहीं ओवरऑल टोटल मतलब 4-5 घंटा इसके बाद बोल रहे हो कोचिंग, मतलब 4-5 घंटा पढ़ो, 4-5 घंटे में ऐसा कैसे, मतलब पीवाईक्यू भी नहीं लग रहा है और वो भी नहीं लग रहा है, कंप्लीट करना सब, वही मैं बोल रहा हूँ ना, सब टाइम मैनेजमेंट का है, शुरू में थोड़ा लैग आता है, कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होगा ना, जब कुछ भी कर, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, ऐसा नहीं कि जीरो पे, मतलब कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो उस सब्जेक्ट के, उतना भी एक 3-4 घंटे में कर पाना बहुत, मतलब जो आप 3-4 घंटे लगा रहे हो एक डिसेंट अचीवमेंट है। 100% को करो, अभी मत टारगेट करो, क्योंकि आप कोचिंग के साथ हो, ठीक है, इसमें मुश्किल होता है। आप ये है ना कि शुरू में बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दोगे ना, तो थोड़े टाइम बाद वो लगने लगेगा कि अब बहुत हो गया है, डिमोटिवेशन, और फिर आप उसको करना ही छोड़ दो, बस क्लास गए आ गए हो गया, तो वो नहीं करना है, पूरे साल हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, बैलेंस रखना। सेकेंड, हाँ तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने लगता है, जैसे मैं बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, सेकेंड टाइम आप सेम सब्जेक्ट सब क्वेश्चन के साथ कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो 2-2.5 दिन 3 दिन लग गया, ठीक है, जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो ना, आप फोर्थ फिफ्थ रिवीजन को, जो कि होगा जिस बार एग्जाम निकलेगा ना आपका अच्छे रैंक से निकलेगा, उस बार आप कर चुके होगे डिसेंट, मतलब मैं डिसेंट बोल रहा हूँ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टाइम, अनकाउंटेबल तो इंफिनिटी नहीं, ऐसा है कि आप बोलोगे नहीं कितनी बार रिवाइज किया, कितनी बता नहीं पाओगे, बहुत बार रिवाइज हो चुका हो, लास्ट तक आते आते ऐसा हो जाता है, शॉर्ट नोट्स आपके दिमाग में बन गए, नोट्स में एग्जैक्टली बताया आपको कहाँ पे क्या लिखा होगा, इस स्टेज पे पहुंचता है, वो जब स्टेज पहुंच जाता है ना, तो ओवरऑल सब्जेक्ट का बड़ा रिव्यू लेने में आपको 3-4 घंटे ज्यादा लग जाता है, एक दिन में 3-4 घंटे में फुल टाइम आप स्टडी करो, 3-4 घंटा आपने रिवाइज किया, 7-8 घंटा क्वेश्चन किया, बहुत है, उससे ज्यादा एक दिन में एक सब्जेक्ट का करना ही उतना बहुत है, वो लेवल अचीव करना है। देखो किस स्टेज पे हो उस पर डिपेंड करता है, अब आप पहली बार अभी जस्ट कोर्स निपटा है,
शॉर्ट नोट से पढ़ो तो क्या समझ में आएगा? उस टाइम पे पूरा ही नोट हर बार शुरू में रिवाइज करना है। इवेंचुअली आप उस लेवल पहुंच जाओगे कि शॉर्ट नोट के थ्रू पूरा सब्जेक्ट रिकलेक्ट हो जाएगा। उस वो बाद में लेटर ऑन स्टेज आती है, वो ऐसे शुरू में नहीं। शुरू में पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, एक बार में करके नंबर नहीं होते हैं, एक बार पढ़ लिया तो सब। और फिर हाँ सर, क्योंकि देखो एक प्राइम टारगेट होता है ना, मैंने ओएनजीसी इज गुड इनफ, लेकिन सोचा है कि ईएससी का एग्जाम निकालना है, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर वाला टैग चाहिए, वो हमेशा से प्रायोरिटी है। तो वो है, प्लस ऐसा नहीं है कि ईएससी ही मेरी लाइफ है, कि मान लो ईएससी नहीं निकला इस साल तो मैं ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास एक वो है कि पीछे बैकअप प्लान है, सब कुछ है, अब मेरे पास एक नेक्स्ट स्टेप अपग्रेड करने का। ओएनजी से भी ईएससी ऑफिसर की जॉब तो ज़्यादा अथॉरिटी वाली है, सब कुछ उसमें बेटर ही मिले, तो वो यही रीजन है कि अभी मैं और नेक्स्ट पूछा था उसके लिए। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ यस मेंस के लिए देखो लास्ट टाइम तो जैसा मैंने बताया बहुत अच्छा गया नहीं है, इस साल मैं कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ अभी मेरी करंट स्ट्रेटजी क्या है कि पिछले साल मैंने कोर्स तो ले ही लिया था, ऑनलाइन कोर्स चल रहा था वो ले लिया था, ठीक ठाक पढ़ लिया था जितना पढ़ सकते थे। इस साल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कन्वेंशनल पूरा जो गेम है ना वो ऐसा है कि मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिस स्टेप में आपने गलती करी ना मुझे लगता है वहीं पे 5-6 नंबर का। ऐसा नहीं है कि जैसे आंसर मान लो आपने आंसर में मिस्टेक करी तो वहां पे नंबर कट जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं वहां पे मतलब तुरंत वो नंबर पूरा 100% हमारे सही करना एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके लिए कुछ और तरीके नहीं है, हम वही क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस बार अभी फिलहाल यही स्ट्रेटजी। लास्ट टाइम हम डिजाइनिंग कोर्स में उतना फोकस नहीं कर पाए, जैसे कि आरसीसी स्टील वगैरह है जो पेपर 1 में आता है, उतना फोकस उतने अच्छे से नहीं कर पाए, तो वो थोड़ा सा लैग रह गया। इस साल कवर करेंगे उसे। हाँ नहीं मैं घर पे था, मैं घर पे था। नहीं देखो हाँ फिर वही बोलूंगा कि लेट्स से आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, या फिर सबके साथ तो ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज्यादा वो है कि 4 कमरे का मकान है, मान लो ऐसा है कि मतलब घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है, तो कभी भी वो नहीं करना, क्योंकि पढ़ाई आप सब कुछ खोदोगे। अगर जो 1 साल यहाँ पे एफर्ट मारा है, अगर आपकी उस नेक्स्ट ईयर सेल्फ स्टडी ढंग से नहीं हो पाई, फोकस है जहाँ भी हो। अगर घर पे हो रही है तो बेस्ट वही है, घर पे जाओ करो, आपको कोई ना कोई डाउट क्लियर करने के लिए मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं हो पा रही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर दिल्ली रह करो। अदरवाइज मेरा पर्सनली यही है कि मैं घर पे रह के पढ़ाई। तो फिर तो अब बताओ फिर नहीं, अच्छा कोचिंग के बाद हाँ घर पे नहीं हो पाता है, यहाँ नहीं होता तो हाँ घर जाओ ना, फिर वही एक ऑप्शन है ना, मतलब और क्या कर सकते हैं। जहाँ पे ज्यादा आप टाइम दे पाओ वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर हो ये हो। घर पे तो और एडेड एडवांटेज है ना, खाना कम से कम अच्छा हो रहा है, यहाँ का खाना खा के आदमी आधे टाइम बीमार रह ले, तो बहुत जरूरी है। हाँ एनीवन एल्स? हाँ 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 थोड़ा मैं बोलूँगा कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो इस पे मैं, क्योंकि देखो ऐसा है ना, जिस चीज़ पर फोकस करो उसी चीज़ पर आंसर करो। तो मेरा कभी अपडेट लेना वो नहीं था, तो मैंने वो ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए। पर जैसे आपने भी बोला ना इस, हाँ मैं समझ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जस्ट एज अ बैकअप ऑप्शन के लिए मेरे पास डेटा एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। जब मैंने वो चीज़ कभी एक्सप्लोर ही नहीं करी, तो मैं नहीं बता सकता कौन से वीडियो। बट आप जो इस अभी एक मेडिसिन का पोस्ट कुछ काउंसलिंग पोस्ट गेट काउंसलिंग समथिंग करके होता है, उसमें आप जाओ, उसमें आपके सारे डाउट जो भी होता है ना, वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके पास सारा प्रॉपर एक्सपीरियंस, वो आपको बताएंगे जैसे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस क्वेश्चन को आंसर करने के। आप लोग को किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो सारे लड़कों ने डाउट पूछे हैं,
सब सब क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट सारे सब पता है क्या करना है लाइफ में मतलब ये सरप्राइजिंग है अच्छी बात अगर क्लैरिटी है बहुत अच्छी बात है आप कौन पूछ रहा था अभी हाँ बोलो हम्म। नहीं देखो फिर वही है सेकंड जब अभी मैं 20 में किया 2022 में किया उस टाइम सभी कुछ टाइम देखो प्री के लिए पूरे हाथ पैर मारे हैं चाहे वो गेट के क्वेश्चन के एडवांटेज देते हैं क्योंकि गेट अच्छा लेवल है ना बीएससी का कम लेवल है न्यूमेरिकल का वो भी एडवांटेज देता है कन्वेंशनल क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराया जाता है दोनों थ्योरी की भी और उसकी भी उस टाइम तो आपको सब कुछ करना है प्री मतलब उस टाइम एक कॉम्प्रिहेंसिव वो हो जाना चाहिए देखो सेल्फ स्टडी के टाइम पे ना प्रीवियस कुछ नहीं ईएससी है आपका पूरा तरीके से करो कि प्री निकले उसका 2-3 महीने का अच्छे से रिलैक्स करो कि मेन निकले सब कुछ करना है उसको सेल्फ स्टडी के टाइम पे एक भी गैप नहीं छोड़ा ऐसा है कि एक ही एग्जाम है कन्वेंशनल आता है उसमें वो करो प्री का थोड़ा सा अलग से तैयारी उतना द करंट ईयर में इतना बैलेंस बनाना हर चीज के बीच में बहुत मुश्किल है मैं अपना ही एक्सप्लेन बोलूंगा बना लेते तो बहुत अच्छी बात है देखो बता तो मैं चुका ही हूँ कि प्री के लिए क्या करना है मेंस के लिए क्या करना है गेट के लिए क्या करना है सब मैं बता चुका हूँ आप ये सबको अगर लगा लेते हो तो बढ़िया बात है नहीं कर पाते हो तो फिर तो वेट करना पड़ेगा और कोई डाउट किसी को हाँ बताओ हम्म हाँ तो जैसे कि देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है कुछ अलग जाके गेट के लिए नहीं बना बीएससी का ऑलमोस्ट सबसेट ही है गेट वाला क्वेश्चन भले ही डिफिकल्ट लेवल है न्यूमेरिकल का लेकिन उसका सबसेट ही है कुछ अलग जाके नहीं करना है तो बस साथ सिलेबस आपने सब अच्छे से कर लिया है एक थोड़ा सा टाइम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को गेट की दे दो उतना बहुत है आपने सब बीएससी का कवर कर लिया है ना अच्छे से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को 2-3 घंटा दिन का दे दो जब सेल्फ स्टडी करो उतना बहुत है उतना में गेट में आप डिसेंट स्कोर कर लोगे हाँ 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 उसी वे में करो बीएससी जब एक बार हो गया है बीएससी का सारा कर दिया उसका सबसेट है गेट की टेस्ट सीरीज हो उतने में सब उसमें दोनों एग्जाम कवर हो जाएगा गेट बीएससी और कोई डाउट्स किसी को कुछ भी मतलब लेकिन हाँ रिलेटेड टू पढ़ाई हाँ हाँ मैं लास्ट का पॉइंट नहीं समझ पाया क्या लास्ट में लाइन क्या बोली अच्छा हाँ तो जैसे मैंने बताया ना कि गिव अप वाली चीज तब आती है जब आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो मेरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कॉर्पोरेट जॉब में वापस जाने का लेकिन जैसे मैंने बताया ना शुरू में 2-4 महीना 3 महीने लिया था सोच के कि ये डिसीजन लेना है तो मेरे पास सारे पॉइंट्स हैं अभी भी इवैल्यूएट करने को कि मैं जाना है कि वहाँ नहीं जाना है तो गिव अप करके करूंगा क्या जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी है मान लो तो मैं गिव अप करके जाऊंगा फैमिली बिजनेस एक ऑप्शन होता है लोगों के पास मेरे पास नहीं है तो मुझे तो गवर्नमेंट जॉब पे ही करना है और देखो 2 साल बाद अगर आपने अच्छे से मेहनत की है ना तो थोड़े बहुत टाइम बाद आपको देखने लगेगा कि हाँ मंजिल पास आ चुकी है थोड़ा बहुत और टाइम में मिल जाएगा अगर अच्छे से मेहनत की है दिखने लगता है और घर से थोड़ा देखो घर से थोड़ा प्रेशर रहता है मतलब ये है कि सबका वो अलग अलग एज पे अलग अलग प्रेशर हो सकता है मेरा ये है कि वही अब ये मान लो कि डेडलाइन है 28 की उसके बाद घर वालों को शादी है मतलब घर वालों को नहीं मेरी शादी करा है तो बेसिकली वही है 28 तक का वो है तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि 20 साल हो जाएगा फिर देखा जाए तो हाँ थोड़ा प्रेशर रहता है सबका अलग अलग रहता है पर वही है घर वालों को कन्विंस करना है कि मेरा ड्रीम यही है थोड़ा वेट कर लो 28 या 29 हो जाएगा जो भी है 27 या 28 हो जाएगा वैसे वाली बात है कन्विंस करना है उनको हो जाते हैं घर वाले अपने ही है अच्छे से करोगे तो हो जाएगा हाँ सॉरी
हाँ, तो देखो क्वेश्चन टाइम में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर से गैप आइडेंटिफाई करना है कैसे? कि क्लास में क्या जो देखो क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आ गया। क्लास में उस टाइम का कुछ ना कुछ तो कराया गया होगा। वो अगर समझ में आया तो इस वाले क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा है? वो देखो, क्या वो ओरिजिनली नहीं समझ में आया था? या अगर वो समझ में आया था, तो क्या मैं रिलेट करूँ उसको नहीं कर रहा? कुछ ना कुछ वो बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं जो फैक्टर्स होते हैं कि जो एक हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करो। आपका इवेंचुअली जब आप फैक्टर आइडेंटिफाई कर लोगे ना, टाइम कम हो जाएगा, उसी पे काम करो जो भी फैक्टर है। क्लास वाला पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अब की बार से ये देना है क्लास में वही क्वेश्चन समझ के ही जाना है। ये सारी चीजें हैं, इवेंचुअली टाइम कम होता चला जाएगा, चाहे वो पूरा रिवाइज करना हो चाहे वो न्यूमेरिकल करना हो, सब में वो प्रैक्टिस का ही होगा, करते रहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, देखो उसमें कुछ ऐसा, जैसे देखो बहुत सारी चीजें लॉग से हो जाती है ना। उसमें गेट में आप देखोगे, सॉरी एसी में आप देखोगे, मान लो पावर वार वाले की 2 की पावर 1 बाय 7 निकालते हैं, कैसे निकालोगे? हो सकता है आप लॉग वगैरह ले लो दोनों से, कुछ कुछ इस टाइप से चीजें करोगे, वो करना जरूरी है। लेकिन आप कभी भी कैलकुलेट, तो एसी में जब क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखते हो ना, तो पता लग जाता है अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं लेना है, वो तुरंत उसी टाइम पता लग जाता है। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है तो आप उस क्वेश्चन और कैलकुलेशन में किस तरीके की है, मतलब बहुत ही सिर्फ सिंपल गुणा बाहर नहीं है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, वहीं पे छोड़ दो, नहीं होगा। क्योंकि अगर होगा भी तो गलत होगा। आपका 41 आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला, आंसर था 42, वहां पे नेगेटिव मिल जाएगा, उसको तुरंत छोड़ दो। 2-3 केसेस में बताऊंगा कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, आंसर दूर है, अटेम्प्ट करो। कैलकुलेशन इजी है, आंसर पास है, अटेम्प्ट करो। और तीसरा केस तो ऑब्वियसली करना ही है ना, कि कैलकुलेशन भी इजी है, आंसर भी दूर है, तो करना ही है। चौथा केस छोड़ो, कि कैलकुलेशन भी टफ है और आंसर भी बहुत क्लोज है, वो नेगेटिव नंबर देके जाएगा, उसको नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस करो तब भी नहीं। और एनालाइज करने का देखो, मार्क्स देखना एनालाइज करने का तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। किया चाहे जो भी नंबर आएगा नंबर देखो ही मत, शुरू में तो मत ही देखो, एटलीस्ट शुरू में तो मैं बोलूंगा मत देखो। शुरू में ये देखो क्वेश्चन जब आप सॉल्यूशन देखने जा रहे हो, अगर गलत है सही का भी देखो। एक्चुअल में कई क्वेश्चन भी होते हैं ना, 100% कॉन्फिडेंस नहीं हुआ लेकिन वो क्वेश्चन सही हो गया, देखना उसे भी है कि वो मैं क्या सोच रहा था लेकिन और वो सही हो गया, तो वो चीज भी करना जरूरी है। गलत क्वेश्चन को तो देखना ही देखना है कि मैं कहाँ तक, मान लो कि फेयर कॉपी में कर रहा हूँ, उतना टाइम भले ही नहीं होगा लेकिन कुछ तो वो कैलकुलेशन दिख जाएगी ना उसने क्या किया, वो पता लगेगा किस स्टेप पे गलती है, वो स्टेप आइडेंटिफाई कर, लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगा, हेल्प करेगा। यही तरीका है। नंबर मत देखो शुरू में, नंबर देखोगे नर्वसनेस आएगी, पेपर करना छोड़ दो। हाँ देखो फियर का यही है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने जब जॉब छोड़ा तो क्या वो एक रैश डिसीजन था कि बस छोड़ दिया? ऐसा नहीं, आपने जो सोचा है ना चीजें उसमें स्टिक करो। आपने कुछ सोचा होगा कि 1 साल में नहीं निकलेगा, या मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं उसे निकाल सकती हूँ कि नहीं, ये सारी चीजें आपने उस टाइम पे सोची होंगी। अगर नहीं सोची है तो मे बी इस टाइम वापस सोचने का, लेकिन अगर सोची है तो आप उस पर स्टिक करो। फियर वगैरह आना, अप्स एंड डाउन्स आना, इस जर्नी में हम ह्यूमंस हैं, ऑब्वियसली हो, बट वो एक छोटा फेल होता है, इवेंचुअली ओवरकम हो जाता है। वो फियर को ओवरकम करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ना कुछ अब जब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगेगा अपने आप से हो जाएगा। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अप्स एंड डाउन्स आना, फियर लगना कि मैं इस एग्जाम के लायक ही नहीं हूँ, सबको लगता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और कोई कुछ डाउट? हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब जब जॉब छोड़ी थी ना, तो ऐसा लगता था बहुत धुरंधर है, मतलब लगता था क्योंकि आईटी वगैरह है तो थोड़ा सा अपने आप लगने लगता है अंदर से। तो मैं ऐसा, ऑफिस वाले दोस्त हैं सबको ये बोला कि 1 साल में एसी निकाल लूंगा, नहीं भी निकला ना तो वो इन चीज़ों को पक्का है, मतलब गेट में तो निकाल ही लूंगा क्योंकि मेरे पास तो मेरी स्ट्रेंथ है।
मतलब मेरे कहने का ये है कि मेरा मैक्स टारगेट ये था 1 साल में गेट निकालूंगा, 2 साल में मैक्सिमम ईएससी निकाल दूंगा। रिजल्ट सबके सामने ही है, ऐसा कुछ होता नहीं, सब हवाई बातें हैं ज्यादातर, कोई एक आध एक्सेप्शन हर फील्ड में होते हैं, उनको ही अगर देख के चलेंगे तो हाथ में निराशा ही है, नहीं देखना है। हाँ। देखो आइडियल अटेम्प्ट ऐसा कुछ नहीं है सबका सेम हो, हम एट द एंड गोल मिलना चाहिए, 6 अटेम्प्ट में भी हो, जितने भी होते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ जिस भी एज में हो, अगर गोल डिसाइडेड है वो मिलना चाहिए, आइडियल कुछ नहीं है इसमें। मैंने बोला ना जैसे कि एक इस टाइम, अच्छा आप अगर मे बी स्टैटिस्टिकली पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि 3 अटेम्प्ट होता होगा ना, 20 टाइप का कर होता है, हर चीज में बेल कर बनता है। यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों ने 1 अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग 6 अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, मैक्सिमम जनता यहाँ आ रही है, तीसरे में निकाल रही है, लेकिन वो आप कहाँ पे है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि बोल सकते आइडियल 3 नंबर, एवरेज में भी होगा। और कोई डाउट? पीछे से कुछ नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, सब क्लियर? ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, मेरे हिसाब से मोरल सब कुछ हो गया है। अब आपको और बोर ना करते हुए वाइंड अप करते हैं सेशन को। जिन लोगों को अभी यहाँ पे मे बी हेजिटेशन हो रही हो कुछ पूछने में, या फिर रह गई हो कोई और क्वेरीज, अभी एक और चांस है कि मैं पूछने, अदरवाइज बाहर भी हम लोग अवेलेबल है। अभी आई थिंक स्वामी सर की क्लास इसके बाद कंटिन्यू नहीं होगी, तो जिनको पूछना है वो लोग पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, एक सेकेंड, मेंस पेपर 1, हाँ, ये टोटल है मेंस का 100 नंबर का पेपर, प्लीज कीप इट डाउन। तो ये आवाज प्लीज ना करें, आपको बाहर जाना है आप जा सकते हो, कोई डाउट पूछना बाहर प्लीज, जब तक ये सेशन चल रहा है तो थोड़ा प्लीज साइलेंस। हाँ हाँ, वही है ना कि जैसे मेरा उस टाइम पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था, मेरा ऐसा था कि क्योंकि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कवर्ड है ना, मेरे को एक जॉब चाहिए, उसके लिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से ना मैं डिजाइनिंग वाले कोर्सेज में फोकस नहीं कर पाया, और अनफॉर्चुनेटली डिजाइन आ भी बहुत टफ। अगर देखो सिंपल आरसीसी के क्वेश्चंस आते हैं ना तो मैं बनाया, इतना तो था बेस, लेकिन अब जब एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गए उनका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो ऐसा कुछ चमत्कार तो हो नहीं जाएगा, उसकी वजह से पेपर वन खराब गया। पेपर 2 में ऐसा कुछ नहीं था, पेपर 2 देखो टफ बनाने के बहुत बना सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का स्कोप नहीं, मुझे ऐसा लगता है। पेपर 2 में फिर भी उसके बाद भी आ गया था नंबर। ठीक है, एनीवन एल्स? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।